नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की खास खबरों पर। जिले में धान खरीदी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ किसान अब भी धान बेच नहीं पाए हैं। ऐसे करीब 1772 किसान धान नहीं बेच पाए हैं। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने टोकन लेने के बाद भी धान नहीं बेचा। ऐसे सारे लोगों के लिए अब आगामी 4 फरवरी तक धान बेचने का मौका है। धान खरीदी में पहली बार विशेष बात यह है कि अवकाश के दिन यानी शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। बता दें कि शासन ने धान की खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। हालांकि इसे लेकर आदेश को लेकर बने संशय के चलते 1 फरवरी को टोकन जारी नहीं किया गया है। इस वजह से किसान पूरे दिन परेशान होते रहे। जिले में 102 जगहों पर धान खरीदी हो रही है। इस बार धान बेचने के लिए महायोग बना है। पहले धान की फसल अच्छी रही, पैदावार पिछले साल से ज्यादा रही। इसके बाद शासन से प्रति एकड़ में 6 क्विंटल तक अधिक धान खरीदी का निर्णय लिया। पहले 15 क्विंटल ले रहे थे, बाद में 21 क्विंटल लेना शुरू किया। अब 4 फरवरी तक धान बेचने की तारीख बढ़ा दी गई है। इस प्रकार किसानों को लगातार फायदा हो रहा है। जिले में अब तक 5,86,000 टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। अभी 4 दिन के लिए 4 फरवरी तक के लिए जो है डेट बढ़ाई गई है। अपने जिले में लगभग धान खरीदी पूर्ण हो चुकी है और किसान जो है तो अपने सभी जो है धान जो है तो बेच चुके हैं। लगभग कुछ किसान हो सकता है कि किसी कारणवश बीमारी अथवा अन्य कारणों से जो है तो धान लेकर के नहीं पहुंच पाए हो, उन्हीं का बकाया हो सकता है। बाकी सभी किसान जो है तो बिक्री, उसके लिए सतत निगरानी की जा रही है। पूर्ण और मंडी विभाग द्वारा जो है तो दौरा किया जा रहा है। बाकी पूंजियों के यहाँ भी जो है तो दबिश दे करके जो है तो उनकी भी जाँच की जा रही है, ताकि बाहर की धान किसानों के नाम पर बिक्री न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विभाग में कुल 15 सिजेरियन प्रसव एवं 23 नॉर्मल डिलीवरी संपादित की गई। इस प्रकार एक दिन में कुल 38 डिलीवरी कराई गई। जिला चिकित्सालय दुर्ग में डिलीवरी की संख्या अब मेडिकल कॉलेज स्तर के डिलीवरी संख्या के समकक्ष है तथा अत्यधिक डिलीवरी से ये प्रदर्शित हो रहा है कि लोग जिला चिकित्सालय दुर्ग के स्त्री रोग विभाग की सेवाओं से संतुष्ट हैं। दुर्ग का सरकारी जिला अस्पताल अब फिर एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है जो एक दिन में 38 डिलीवरी करने का नया कीर्तिमान रचाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों को बधाई दी। वहीं सीएमएचओ जेपी मेश्राम ने बताया कि जिला अस्पताल में पहले से ज्यादा अपडेट अस्पताल को किया जा चुका है। पहले यहाँ मदर एंड चाइल्ड यूनिट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ नया मदर एंड चाइल्ड यूनिट अस्पताल खुल चुका है। इसमें काफी अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं। दुर्ग मदर एंड चाइल्ड यूनिट में दुर्ग के अलावा बेमेतरा, बालोद सहित अन्य जिले से भी मरीज डिलीवरी कराने जिला अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं वर्तमान में 15 सिजेरियन डिलीवरी एवं 23 नॉर्मल डिलीवरी कराने का रिकॉर्ड जिला अस्पताल ने दर्ज किया है। ऐसा करने वाला प्रदेश का ये पहला जिला अस्पताल बन चुका है। देखिए, जिला चिकित्सालय दुर्ग जो है पहले से ही पुराना जिला चिकित्सालय है और इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। और आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले तो यहाँ पे एमसीएच विंग नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में एक एमसीएच विंग भी है, मदर एंड चाइल्ड यूनिट। इस यूनिट में गायनेकोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो पदस्थ हैं। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हैं, स्टाफ नर्स हैं। तो एक हमारा बहुत बड़ा अमला जो है इस पर रात दिन काम करता है पूरे दुर्ग जिले में। और इसके अलावा साथ के पास के जो जिले रहते हैं, जैसे बेमेतरा जिला है, उसके बाद बालोद जिला है, यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं इस दुर्ग जिले के जिला चिकित्सालय में आके डिलीवरी भी करवाते हैं, सीजेरियन सेक्शन भी करवाते हैं। इसी तारतम्य में हमेशा यहाँ पे कार्य बहुत होता रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ का रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान में 15 सिजेरियन सेक्शन हुआ है, मतलब ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा किए गए हैं, और 23 जो है वो नॉर्मल डिलीवरी, कुल 38 डिलीवरी हुई है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। जिला चिकित्सालय में हमेशा इस तरीके से अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक न्यूरो सर्जन भी है जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे एक्सीडेंट के जो केसेस आते हैं या कभी भी कोई मेजर आते हैं, यहीं पे उनका काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियस रहने से ही उनको रिफ़र किया जाता है। एमसीएच अस्पताल जो है हमारा, वो अपने आप में एक अनूठा अस्पताल है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं मरीज कि वर्तमान में जो हमारे माननीय विधायक हैं गजेंद्र यादव जी, उनके द्वारा जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको, सेंट्रल स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं उनको, उन्होंने पत्र भी लिखा है कि 100 बिस्तरे का जो अस्पताल है एमसीएच विंग, इसको 200 बिस्तरे का कर दिया जाए। तो ये सब सारी सुविधाएं हो जाएगी तो दुर्ग की जनता को इसका बहुत फायदा मिलेगा। सर, फिर भी डिलीवरी कराने नॉर्मल मैंने प्राइवेट अस्पताल ही जाते हैं, सरकारी अस्पताल में कम आते हैं, तो इससे लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में अंतर यही रहता है कि लोग, अभी जो लोग कभी सरकारी अस्पताल में गए रहते हैं
उनका पुराना एक्सपीरियंस रहता है। अभी वर्तमान में हमारे अस्पताल को, जिला अस्पताल को अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं दिखता। ये इसमें सभी सुविधाएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब काफ़ी सीनियर हैं। दूसरे ज़िले में इतने सीनियर डॉक्टर लोग नहीं मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिला चिकित्सालय में अपना इलाज करवाना चाहिए। और आपको पता भी है कि यहाँ पे सभी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं, सभी ऑपरेशन फ्री में होते हैं और साथ में जितने भी चिकित्सक हैं बहुत लगन से काम करते हैं। ठीक ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर निगम दुर्ग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए बजरंगियों ने रामलोचन तिवारी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का पुतला दहन किया और आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दुर्ग शहर की अव्यवस्था से निगम आयुक्त को कोई वास्ता नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि लगातार अवैध कब्जों में वृद्धि होने के साथ साथ खुले में मांस बेचना, निगम में निकलने वाले टेंडर अपने चहेते ठेकेदार को देना जैसी प्रक्रिया लंबे समय से दुर्ग में चल रही है, जिसका विरोध बजरंगियों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने और निगम आयुक्त के सुस्त रवैये से परेशान होकर बजरंगियों ने प्रदर्शन का रुख इख्तियार किया। प्रदर्शन करने निगम कार्यालय पहुंचे बजरंगियों को रोकने निगम परिसर के गेट पर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बजरंगियों के क्रोध के आगे किसी की भी नहीं चली और बजरंगी पुतला दहन करने में कामयाब हुए। पुतला दहन करने के बाद काफी देर तक बजरंगियों ने निगम परिसर के गेट पर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया और विरोध का कारण मीडिया के समक्ष रखा। नगर निगम दुर्ग की जो दलालों की मंडी बन गई है, सिर्फ भ्रष्टाचार भरा पड़ा है नगर निगम दुर्ग में, उस बात को लेकर बजरंग दल ने छोटा सा ज्ञापन दिया। छोटा सा ज्ञापन है ये, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक छोटा सा रूप है, छोटा सा ज्ञापन है। हमने छोटा सा रूप दिखाया है। अगर नगर निगम दुर्ग नहीं संभलती है, एक विशेष समुदाय को सह देना नहीं बंद करती है, उनके एरियो को नहीं खाली कराती है, खाली हिंदू समाज के लोगों को खाली करवाया जाता है या हिंदू समाज को तंग किया जाता है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। 9 पॉइंट के आंदोलन बना के हमने दिया है। ऐसा 9 टोक मुद्दे के ज्ञापन है, जिन ज्ञापनों की बात रखे हैं और अपनी मांग रखे हैं। 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया है कि 1 महीने में हम करेंगे। हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने आए हैं। हमारी बात को सुनेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर हिंदुओं के साथ अहित होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मैं एक बजरंगी, मैं हिंदुओं के समर्थन में अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। मुझे ये बात की डर नहीं है, मुझे ये फिक्र भी नहीं है कि मैं हिंदू समाज के लिए वो दान करूंगा, हिंदू समाज के लिए बलिदान करूंगा। अगर हिंदू समाज को नगर निगम दुर्ग के द्वारा तंग किया जाता है तो ये बात नगर निगम को समझनी होगी और नगर निगम के ये ज्यादा दिन समझ में नहीं आएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये समझने वाला नहीं। अगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को नगर निगम दुर्ग तंग करेगी या हिंदुओं को तंग करना चालू करेगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना उग्र रूप दिखाएगा। और ऐसे निगम के को नगर निगम द्वारा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाता है। अगर कहीं भी अतिक्रमण अगर हो रहा होगा तो तत्काल कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में लगातार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी नए अतिक्रमण कहीं पे भी बढ़ावा नहीं हो रहा। जब उसको हटाया गया था उसके मूल दुकान से, उसके पश्चात उसको कुछ दिनों के व्यवस्थापन के लिए वहाँ पर रखवाया गया था सामान तत्कालीन अधिकारियों द्वारा। वर्तमान में उनको 2-3 बार नोटिस दिया जा चुका है और यथाशीघ्र उसको खाली करवा लिया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तहसीलदार आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। लगातार कार्रवाई के लिए जल्दी हट जाएगा, बहुत संभवतः इसी महीने हट जाएगा। पहले हट सकता है इसका, इस तरह के प्रश्न का कोई हटाने के लिए आज भी टीम जाने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज ही हट जाए, नहीं हटेगा तो फिर बल के साथ हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश के बड़े बिल्डर अजय चौहान के इंपीरियल रिजॉर्ट रामनगर स्थित निवासी चंद्रा मौर्य टॉकीज के समीप स्थित ऑफिस में आईटी की टीम ने पिछले 40 घंटे से कार्रवाई कर रही है। लगातार इनकम टैक्स के 10 से ज्यादा ऑफिसर पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक विवाह समारोह का आयोजन चौहान इंपीरियल में हो रहा था। जैसे ही इनकम टैक्स के 10 ऑफिसर गाड़ी में पहुंचे तो यहाँ पर सभी को लगा कि ये बाराती हैं। बाद में चौहान इंपीरियल के हॉल में बैठकर अफसरों ने अपना परिचय इनकम टैक्स विभाग का दिया और अजय चौहान के कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ करने लगे। सभी के मोबाइल इनकम टैक्स के अफसरों ने जब्त कर लिए हैं। पूछताछ जारी है और आपको बता दें कि रियल एस्टेट में बड़ा नाम है। इनके द्वारा भिलाई दुर्ग सहित कई स्थानों पर काफी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि रियल एस्टेट के संचालक अजय चौहान के संबंध छत्तीसगढ़ के कई बड़े आईएएस और आईपीएस के साथ है। समझा जा रहा है कि इनकम टैक्स को लंबे समय से ये इनपुट मिल रहा था कि अजय चौहान के साथ अफसरों ने अपने पैसे लगाए हैं। देखना होगा कि आईटी की टीम कब तक कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले राजनांदगांव वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वन कर्मियों ने कहा कि लघु अनुपज में जो 180 पद पर संविदा भर्ती की गई है, इस भर्ती से स्थायी वन कर्मियों का प्रमोशन बाधित हो रहा है। उन्होंने अपने हड़ताल के दौरान संविदा भर्ती निरस्त करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से सेटअप नहीं किया गया है, जिसके चलते वन कर्मियों को कार्यों का अतिरिक्त भार हो रहा है। आज से छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ अपने प्रदेश व्यापी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जैसे हमारा 4 सूत्री मांग हमारा पहला है कि 180 पद जो संविदा भर्ती कर रहे हैं उसमें हमारे समस्त कर्मचारियों का प्रमोशन बाधित हो रहा है और हम शासन से ये मांग, और पिछली सरकार ने इसको संविदा भर्ती को आचार संहिता में लागू किया है जो सरासर अन्याय है। और दूसरा, हमारे कर्मचारियों का पूरा इसमें प्रमोशन रोका जा रहा है। तो हम नई सरकार से यही आह्वान कर रहे हैं कि इस संविदा भर्ती को निरस्त करके हम सब कर्मचारियों को एक नई सरकार में नया तोहफा मिले कि हमको भी प्रमोशन का लाभ मिले समस्त कर्मचारियों को। दूसरा, हमारा सेटअप उसका है ग्रेड पे का है, जिसमें हम अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग ग्रेड पे मांग कर रहे हैं। तीसरा, हमारा सेटअप पुनरीक्षण का है। बहुत सालों से 10-15 सालों से हमारा सेटअप नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत कर्मचारियों को बहुत सारा भार पड़ता है। चौथा, हमारा 27-50, 30-50 का जो हमको शासन ने पिछली सरकार ने लाभ दिया था, उसका कई जगह कई जिलाओं पे नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आदेश करने के लिए बोला गया है शासन को। बताइए, आप लोग का आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सर, ये है हमारे वन कर्मचारी संघ के से इसमें संविदा में जो नियुक्ति हो रही है लघु अनुपज में, उससे हमारे सीएफओ की जो प्रमोशन है वो प्रभावित हो रहा है। हमारे जो प्रमोशन होने के बाद जो सीएफओ जो रहते थे वो लघु अनुपज में जाते थे, ये साल भर कम से कम रहते थे वहाँ पे, उसके बाद ही आगे हमारे विभाग में वापस आते थे। उसके कारण इसलिए जो 180 पद में संविदा नियुक्ति अभी जो हुआ है लघु अनुपज संघ में, वो उसको हम बंद करने के लिए एक पहला मांग है। दूसरा मांग है बीएफओ का ग्रेड पे 2400 और सीएफओ का ग्रेड पे 4200 और उसके अलावा एससीएफओ का और भी उसमें ग्रेड पे चेंज करने के लिए वो एक मांग है। और एक मांग और है इसमें इसके अलावा और 3-4 टोटल 4 मांगे हमारी, उसको लेके हम हड़ताल कर रहे हैं अभी। जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इसमें जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. And exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किराए के मकान में वर्षों से निवास कर रहे लोगों को उनके स्वयं का आशियाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव नगर निगम द्वारा आवास मेले का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया। किराए के मकान में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वयं का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में आवास मेले का आयोजन किया गया। इस आवास मेले में वर्षों से स्वयं के घर की आस लगाए लोगों को मोर मकान मोर आवास योजना के तहत मकान की लागत मूल्य पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी एवं नगर निगम के कार्यपालन अभियंता U.K. रामटेक ने बताया कि नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराएदारों को नियमानुसार पूर्ण एवं अपूर्ण आवास का आवंटन करने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में राजनांदगांव शहर में कुल 1930 आवासों की स्वीकृति शासन से प्राप्त है। इन 1930 आवासों में से 1282 आवास पूर्ण है एवं 648 आवास अपूर्ण निर्माणाधीन है। इन बहुमंजिला आवास को आवास विहीन परिवारों को आवंटित किया जाना है, जिसके लिए पात्र हितग्राहियों को वर्ष 2015 से पूर्व राजनांदगांव का निवासी होना अनिवार्य है। हमारे पास 1500 मकान खाली थे, उसमें हमने करीब 80 मकान को आवास मेला के तहत मकान मोर आवास में आवंटन किया है और बाकी लगभग 1400 मकान हमारे पास अभी उपलब्ध है, जिसमें से 638 मकान पेंड्री में है जो पूर्ण बन गए हैं और लखोली में पूर्ण बन गए हैं और आपके रेवाडी के इस्कान बहार और इस्कान वाटिका के मकान और महारा के पूर्ण है। बाकी जगह जो है बैगापारा संतोषी नगर के पास जो बन रहा है उसमें कौरिन घाटा और पेंड्री का शमशान घाट के पास जो बन रहा है वहाँ के मकान अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन मकानों में हम लोग प्रथम किस्त 10% ले रहे हैं। बाकी जो पूर्ण मकान है उनमें जो लागत राशि पूरी किस्त एकमुश्त जमा करके उनको लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाना। आज चूंकि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसमें, इसलिए हम लोग आज टाउन हॉल में कई बार हम लोग यहाँ पे मेला भी लगाए थे और इस बार हमारे पास मकान बहुत सारे बचे हुए हैं जिनको अलॉट करने हैं, इसलिए आवास मेला लगाया है। इसमें बैंक से ऋण लेने की भी सुविधा है। आसान किस्तों में 3500 रुपये पर मंथ की दर पर 15 साल या 10 साल के उस पर किस्त ले सकते हैं और बैंक वाले इनको ऋण लेने की सुविधा भी दे रहे हैं। शासन द्वारा जो छूट है वो मिल चुका है, उसके बाद ही ये जो रेट तय की है 2 लाख लगभग 76,000 है। अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट्स हैं। हितग्राही जो जनरली जो प्रधानमंत्री आवास के नाम से है वही हितग्राहियों का है। 2015 से निवास रहना चाहिए, इनकम उनका 3 लाख से कम होना चाहिए, उनके पास 2015 के मतदाता कार्ड रहना चाहिए और शहर के निवास रचना आधार कार्ड होना चाहिए। मूल निवास मेन चीज है, 2015 से मूल निवास होना चाहिए 31/8/2015 के पूर्व से, तो उनको ये लाभ। और किराए में रह रहा है, इनके पास कहीं कोई मकान नहीं है, उनको लाभ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले की एसपी भावना गुप्ता आज नगर के सिटी कोतवाली के औचक निरीक्षण में पहुंची, जहां उन्होंने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिसिंग में कसावट लाने हेतु निर्देश दिए। बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली थाने के निरीक्षण के वक्त सिटी कोतवाली में महिला डेस्क एवं सियान डेस्क सिटी का निरीक्षण किया। एसपी भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट करने आने वाले फरियादियों से संयमित व्यवहार करने और शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं नए कानून के संबंध में भी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाली थाना का आकस्मिक निरीक्षण में आज विजिट किया गया है और यहाँ थाने की जनरल देखरेख और अपराध संबंधी दिशा निर्देशों पे चर्चा की गई है। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि यहाँ पे जो महिला हेल्प डेस्क है और सियान हेल्प डेस्क बहुत अच्छे तरह से संचालित हो रहा है और महिला संबंधी कक्ष भी यहाँ पे अलग से निर्धारित किया गया है। इसी के साथ में नया कानून जो बहुत जल्द लागू होने वाला है उसके विषय में भी सभी विवेचकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और स्टूडेंट मोड में लगातार उनकी क्लासेस ली जा रही हैं, तो विवेचना का स्तर कैसे बेटर हो इस विषय में चर्चा की गई है और उम्मीद की जाती है कि जो पूर्व वर्ष का पेंडिंग अपराध है वो भी तत्काल निकाल होगा और जो कुछ केसेस हमारे वर्तमान में पेंडिंग है उसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज।
बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने यहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जहां स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव और नियमित जांच सहित उनके एवं बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति को रुचि लेने के कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में सभी समय पर पहुंचे और अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूरा करें, लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक में वर्तमान में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, आमजनों तक सेवाओं की पहुंच, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, चिकित्सकों की उपलब्धता, चिकित्सकीय उपकरणों, दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।